हेलो, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। सो आज हम लोग बैठे हैं कुलदीप मीना के साथ। कुलदीप मीना एक हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट है जो कि 2018 से 20 के बीच में इनका जो सेशन था फाउंडेशन बैच था, ये उस बैच के स्टूडेंट है। हालांकि ये उसी टाइम पर कॉलेज में भी थे। ही वॉज इन सेकेंड ईयर, क्वालिफाई किया था इन्होंने, अपना सेमेस्टर एग्जाम देने के बाद ज्वाइन किया था। तो जानते हैं उनसे खुद ही उनकी सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में, और आज हम टॉपर्स टॉक में जानते हैं कुछ ऐसे राज जो कुलदीप आपको बताएंगे, कुलदीप की जर्नी में जिन्होंने उसे हेल्प किया। सो वेलकम कुलदीप। यस सर। सो कुलदीप, फैमिली में बताइए आपके कौन कौन है? सर फैमिली में मेरे पिताजी हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। ओके। और मेरी माँ है। ओके। और मेरे भाई हैं जो यहीं से कोचिंग करी थी, अभी एमएलआरई में पोस्टेड है साइंटिस्ट ग्रेड पे। ओके। और मेरी सिस्टर है जिन्होंने भी यहीं से कोचिंग करी थी, वो रेलवे में अभी सीनियर सेक्शन इंजीनियर है। ओके ओके ओके। तो आपकी सिस्टर ने ज्वाइनिंग, सिस्टर और ब्रदर दोनों सिविल ब्रांच के थे? इलेक्ट्रिकल ब्रांच से थे वो दोनों इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ओके ओके ओके। सो कैसा लगा आपका जब सिलेक्शन हुआ? तो फैमिली मेंबर्स के रिएक्शंस बताइए कि फैमिली मेंबर्स कैसे? फैमिली मेंबर का रिएक्शन ऐसा है कि हर बार जब मेरा रिजल्ट आता था, हाँ, तो फैमिली मेंबर को मैं बताता ही नहीं था तुरंत कि मेरा रिजल्ट आया, क्योंकि मेरे को फील ऐसा लगता था कि यार कैसे बताऊं, दुखी होंगे फेल। तो मैं 1 या 2 दिन बाद बताता था कि मैं फेल हो गया। इस बार जब मेरा रिजल्ट आया मैंने तुरंत बता दिया था, उनके पास में बैठ के अपना रिजल्ट खोला, क्योंकि मेरे को पहले से उम्मीद थी कि इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का है। अच्छा। और फिर उसके बाद में जब मैंने बताया तो सबसे पहले मेरे को पापा ने किस किया गाल पे। अच्छा। और फिर बोला कि अब हमें खुशी मिली है। हाँ। फिर उसके बाद अब आपके परिवार से ऐसा है कि आपके ब्रदर सिस्टर भी गवर्नमेंट जॉब में है। हाँ। दोनों सेंट्रल डिपार्टमेंट में है ना, और आपके फादर भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है। और तो आपके घर में एक इन्वायरमेंट जो था वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग का था, गवर्नमेंट जॉब्स का था ही था। हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स का शुरू से था कि गवर्नमेंट जॉब लगना है। हाँ, तो इस हिसाब से आपको इस चीज का कभी प्रेशर नहीं रहा, आई गेस, कि ना फाइनेंशियल प्रेशर रहा ना सोशल प्रेशर रहा कि आपको जॉब लेना ही लेना है, प्राइवेट में जाना ही जाना है? नहीं, इस चीज का था ही नहीं कि कभी प्राइवेट में जाना है, कभी भी नहीं था इस चीज का। अगर ऐसा होता तो मैं 2020 के अंदर प्राइवेट ज्वाइन कर चुका होता लॉकडाउन के बाद में, लेकिन मेरे को प्राइवेट में कभी जाना नहीं था। हालांकि मेरे मामा जी ने मेरे को रिकमेंड किया था, उनके दोस्त की कोई कंपनी है, तो उसमें मेरे को रिकमेंड किया था कि तू यहाँ पे प्राइवेट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन मैंने उनको कॉल पे मना कर दिया था कि मुझे प्राइवेट नहीं करनी है, अभी मेरे को गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी है। तो मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन, उसका कारण भी होता है ना कि आपके ब्रदर सिस्टर उन दोनों का सपोर्ट मेरे को काफी ज्यादा मिला था। ब्रदर का भी काफी ज्यादा मिला, सिस्टर काफी ज्यादा मिला। जब भी मेरे को कभी फेलियर मिलता था किसी एग्जाम में, तो वो मेरे को कभी भी ऐसा नहीं बोलते थे कि तेरे को लाइन चेंज करनी चाहिए या फिर तेरे को प्राइवेट में जाना चाहिए। वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे कि तू कर सकता है, तेरे अच्छे नंबर थे इस बार, तू कम नंबर से रहा है तो तू आगे और तैयारी कर, अगले एग्जाम में तेरा हो जाएगा। सिस्टर मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी। सिस्टर हर बार ऐसे ही बोलती थी कि तेरे में मतलब वो है जो तू टेक्निकल एग्जाम तो निकाल सकता है, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो चाहिए वो तुम्हारे अंदर है, कैलिबर। हाँ। ओके। तो मुझे शुरुआत में बताओ कि आप जब शुरुआत में यहाँ पर आए, कैसे, मतलब आप किस, जैसे आपने बताया था मुझे कि आप सेकंड ईयर के बाद ही आ गए थे, तो आप आए थे या आपको लाया गया था? सर मैं सेकंड ईयर की एग्जाम दिया था, तो उस टाइम में मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसे कोई कोचिंग वगैरह होती है 2 साल के लिए, लेकिन मेरा भाई जाता था। और मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था कि यार मैं कोचिंग जाऊंगा, क्योंकि कॉलेज में जाना होता था, कॉलेज के असाइनमेंट वगैरह होते थे, परेशान होकर कौन कोचिंग जाएगा। लेकिन मेरे भाई ने मेरे से जबरदस्ती पापा को बोला, और पापा मेरे को जबरदस्ती ले आए यहीं पे, और पापा ने बोला कि इसका एडमिशन लो और इसको कोचिंग करवानी है। तो उस टाइम पे शुरू में मेरे को लगा था कि यार कहाँ फंस गया मैं, लेकिन फिर जब मैंने पहली सब्जेक्ट मैंने सोम पढ़ी थी रवि सर से, फिर मैंने जैसे ही पहली क्लास ली मेरे को मजा आने लग गया, फिर मैं खुद ही आने लग गया यहाँ पे। मतलब कॉलेज की जो पढ़ाई हो रही है, मतलब वैसे तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में क्या डिफरेंस लगा आपको? सर कॉलेज के अंदर एक बेसिक ऐसी पढ़ा देते कि चलो इससे तुम सीख रहे हो, लेकिन उससे ऐसा नहीं होता कोई एग्जाम तुम निकाल सकते हो। कॉलेज की पढ़ाई से कोई एग्जाम नहीं निकल सकता। इतना हो जाता था कि हाँ तुमको आता है, नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज मिल जाता था, लेकिन जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को चाहिए वो यहीं से मिलता है, कोचिंग से। तो मैं कोचिंग में आता था, जब रवि सर जैसे कोई सोम के अंदर क्वेश्चन हो गया SFD BMD का, तो कॉलेज के अंदर एक अप्रोच होता था जो काफी लंबी चलती है। उसमें 3-4 पेज चलेंगे। उन्होंने शॉर्ट ट्रिक्स सिखाए होंगे। उन्होंने शॉर्ट ट्रिक्स बताया। जब मैं वो शॉर्ट ट्रिक्स से क्वेश्चन करने लगा, फिर मैं अगले दिन शो ऑफ करने के लिए क्लास में अपने फ्रेंड्स को बताता था, तो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे यार तूने तो बहुत अच्छे तरीके से किया है। तब मैं उनको काफी सबको बोलता था, अपनी क्लास में मैं अकेला ही था अपनी कॉलेज से जो यहाँ पे आ रहा था अपने सिविल ब्रांच से, तो मैं अपने क्लासमेट्स को बोलता था यार तुम भी मेरे साथ चलो, ताकि मेरे को कंपनी मिल जाए। मेरे को अकेला अकेला लगता था यहाँ पे। पूर्णिमा कॉलेज से मैं सिर्फ अकेला स्टूडेंट था यहाँ से, बाकी सब JECRC के थे। तो सब बोलते थे अरे यार तू फालतू में जाता है, कॉलेज के बाद करेंगे। क्योंकि वो लोग देखिए कोचिंग के साथ ऐसा है ना कि कोचिंग एक ऐसी चीज है जो एक्स्ट्रा है,
जो आपको खुद ही करनी है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी है। कॉलेज में तो जो सारी चीजें आपको, फॉर एग्जांपल आपको एनवायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ना नहीं है तो भी पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी। ये तो ऐसा चीज है कि आपको पढ़ने आना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़िए। तो फिर मैं कई दोस्तों को बोलता था, कई दोस्त मेरी सुनते थे, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं होता था कि यार नहीं हो पाएगा, मैंने जितना टाइम तू ही जा। फिर मैं तो जैसे तैसे करके आता गया। फिर उसके बाद मेरा पहला सब्जेक्ट सोम हुआ, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट मेरा सॉइल स्टार्ट हुआ। जब सॉइल स्टार्ट हुआ तो मेरे को लगा यार अब सोम पढ़ ली, अब पता नहीं कैसे टीचर आएंगे। लेकिन फिर से जब अंकुश सर से मिला तो अंकुश सर ने इतने अच्छे तरीके से सॉइल पढ़ाई, फिर उसमें मजा आने लगा। फिर आरसीसी मैंने आपसे ही पढ़ी थी। तो आरसीसी के अंदर जब मैं कॉलेज, उस टाइम मेरे कॉलेज में आरसीसी चल रही थी, तो मैं कॉलेज के अंदर जब पढ़ता था आरसीसी तो लगता था यार ये इतने बड़े फॉर्मूले मैं कैसे याद करूंगा। मैं रटता था उन फॉर्मूलों को। लेकिन जब आपसे वो डेरिवेशन वगैरह अच्छी तरह से समझे, और फिर मेरे को वो 0.87 FY STD माइनस 0.42 XU ये सब फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे याद हो गए मेरे को, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले। फिर सब बच्चे मेरे से पूछते थे क्लास के अंदर, यार तेरे को इतने सारे फॉर्मूले याद हैं यार, तो ये वो। मैं कहता था भाई तुम मेरे साथ चलो कोचिंग, लेकिन कोई तैयार नहीं होता था। अच्छा, हाँ, ओके। वो देखिए सबके लिए वो बोलते ना कि वर्ड टाइम मेंट टू बी, जब आपके लिए लिखा है कि जब होने वाला है वो तब होगा। जैसे आपने 2020 में आई गेस बीटेक किया। हाँ, 20 में, लॉकडाउन में से दिसंबर तक 2020 में बीटेक किया। तो 2020 में बीटेक करने के बाद अब आपका अभी एग्जाम निकला है ना? तो अब यदि हो सकता था कि 21 में भी निकल जाए, है ना? एक हमारे स्टूडेंट है सुभाष यादव, उनका पास आउट होने के नेक्स्ट ईयर निकल गया। एक स्टूडेंट है हमारे जिनका 6-8 साल के बाद, 7 साल के बाद निकला। एक बार आपका 3-4 साल के बाद निकला। तो ये डिपेंड की आपने तैयारी में क्या कमी कर दी थी, है ना? जैसे कुछ ऐसा लगा आपको 2020 के बाद आपने कुछ एग्जाम्स दिए, तो पहला एग्जाम कब क्वालिफाई किया? सर 2020 के बाद तो जैसे कोई एग्जाम लगा ही नहीं था, लॉकडाउन लग गया था। 21 में लगा था एक राजस्थान जी का एग्जाम। तो उसके अंदर मैंने काफी मेहनत करी थी, सब कुछ मैंने राजस्थान जी की काफी अच्छे से पढ़ ली थी, टेक्निकल मेरे को आता ही था। तो मेरा फिर जब मैं एग्जाम दिया तो मेरे को ऐसा लगा कि ये तो कितना ही एग्जाम है मेरे लिए। उसमें मेरे 94 मार्क्स थे। मैंने सब जगह बोल दिया था, अपने घर पे भी बोल दिया था कि अब मेरी नौकरी फिक्स हो गई है, मेरी नौकरी लगी जाएगी, रिजल्ट आएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट तो आया ही नहीं, उससे एग्जाम देने से 10 दिन बाद ही पता लगता है कि एग्जाम ये कैंसिल हो गया है। फिर जब एग्जाम कैंसिल हुआ तो अच्छा, जिसमें पेपर लीक हो गया था। हाँ, पेपर लीक हो गया था। तो मैं काफी डिमोटिवेट हुआ था कि यार ये क्या हुआ, इतनी तैयारी अब फिर से करनी होगी। तैयारी से डरता था कि यार इतना कौन पढ़ेगा दिन के 8-8 10-10 घंटा। लेकिन फिर खुद को हिम्मत दी, फिर से पढ़ने लगा। लेकिन वो फिर से पेपर लीक हो गया। फिर मैंने डिसीजन ले लिया था कि राजस्थान का मेरे को नहीं देना है अभी एग्जाम, मैं एसएससी के एग्जाम पे जाऊंगा। देखिए वो चीज आपके कंट्रोल में तो थी नहीं, लेकिन उसने आपका डिसीजन ही बना दिया कि अब मुझे राजस्थान के एग्जाम नहीं देना। अच्छा, फिर आपने सेंट्रल के एग्जाम दिया? फिर मैंने एसएससी जेईई का एग्जाम दिया। मैंने एसएससी जेईई का एग्जाम जब मैंने 2022 में दिया, पहली बार 22 में लगा वो, 20 के बाद सीधा 22 में लगा था। 2 साल लॉकडाउन की वजह से नहीं लगा था। तो 22 में जो अच्छी वैकेंसी थी, 2000 के समथिंग वैकेंसी थी सिविल की, वो मैंने दिया। उसके अंदर मेरे प्री के अंदर टेक्निकल के अंदर 70+ मार्क्स थे 100 में से। लेकिन उस टाइम पे मेरा नॉन टेक वीक था, क्योंकि मैं राजस्थान जी के पढ़ा था 3 दिनों से। तो इंडियन जी के से मेरा कोई वही नहीं था, और रीजनिंग में भी इतना कुछ नहीं था। तो मेरे नॉन टेक के अंदर टोटल 50 मार्क्स भी नहीं हुए थे। लेकिन कट ऑफ जैसे तैसे क्लियर हो गई थी, क्योंकि वैकेंसी अच्छी थी और वैकेंसी भी अच्छी थी। तो उस टाइम पे फिर जब मैं मेंस रिटर्न होता था तो मेंस में रिटर्न देने गया। मेंस रिटर्न अच्छा हुआ मेरा, तो मेरे को लगा कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैंने उस हिसाब से तैयारी करी थी कि उस टाइम पे एक रूल आया था कि एसएससी के अंदर अब से 1 टाइम स्टूडेंट ही पास किए जाएंगे, फिक्स बच्चे, फिक्स स्टूडेंट। तो मेरा कहीं ना कहीं उस वजह से रह गया। हालांकि आपको लगा कि वो जो एडिशनल बच्चे ले लेते हैं डीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां तक मेरा हो जाएगा, मेरे को ऐसा लगा था। लेकिन वो फिक्स स्टूडेंट का हुआ वहां पे, तो उसके अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं 2 नंबर से रह गया था वहां पे। फिर मैं 2 नंबर से रह गया। फिर मैंने सोचा कि क्यों रहा हूँ मैं, तो मेरे को पता लगा कि मेरा नॉन टेक पोर्शन वीक है। मेरे को नॉन टेक सुधारना होगा। तो नॉन टेक के अंदर मैंने ट्राई करा पहले जीके सुधारने की। जीके मेरे से नहीं हुई, जो आज भी नहीं होती मेरे से जीके। मैंने सोचा जीके नहीं होती है तो मेरे को रीजनिंग सुधारनी होगी। रीजनिंग मैंने काफी अच्छी सुधारी। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर 2023 में एग्जाम दिया। तो 2023 में रीजनिंग में 50 में से 47 मार्क्स आए। लेकिन मेरी स्पीड नहीं बढ़ी हुई थी रीजनिंग के अंदर। हालांकि प्री के अंदर मेरे अच्छे मार्क्स थे, 120 मार्क्स आ गए थे। फिर मैं मीन्स के अंदर मैंने ये गलती कर दी थी प्री के बाद। एक तो टाइम कम मिला था 1 महीने का। अब 1 महीने के अंदर शुरू के 10 दिन तो मैं इधर उधर ही भागता रहा कि यार क्या आएगा पेपर में, क्योंकि पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था, पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया था। तो 10 दिन तो मैं इधर उधर ही भागता रहा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो इस चक्कर में मैंने 10 दिन अपने नोट्स में नहीं पढ़े, और 10 दिन में अलग अलग बुक देखता रहा कि यार कौन सी बुक करनी चाहिए। एंड में मैंने डिसीजन लिया कि मैं ईएससी के पीवाईक्यू और गेट के पीवाईक्यू करूंगा, क्योंकि आपको लगा कैलकुलेटर अलाउड है। और पहली बार करा रहा टफ हो जाएगा, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो मेरे को लगा कि ये गेट टाइप का ईएस टाइप का पेपर बनाएंगे एसएससी वाले।
तो मैंने ईएस के और गेट के पीवाई को लगाया मैंने। पेपर आया नहीं वैसा? और पेपर ऐसा आया नहीं, पेपर मॉडरेट जैसा जेई का पेपर आता है और एग्जाम्स लेते हैं वैसा पेपर आया। फिर वहां पे मैं तैयारी करके गया था कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की, वहां पे आगे फैक्चुअल क्वेश्चंस। तो वहां पे मेरे से नहीं हुए वो फैक्चुअल क्वेश्चंस, उस वजह से मेरे मार्क्स कम आए। तो फिर जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं 5 नंबर से रह गया था। फिर उसके बाद 4 जनवरी को रिजल्ट आया था 2024 में। मैंने 4 जनवरी को रिजल्ट आया तभी मैंने डिसीजन ले लिया था कि इस बार मैं मेंस के लिए इतना हाई लेवल का नहीं पढ़ूंगा, मेंस के लिए जितना होगा उतना पढ़ूंगा। फिर मैं प्री के लिए मैंने निम्बस लर्निंग का फिर से एक प्रैक्टिस प्रोग्राम लिया। मेंस का प्रैक्टिस प्रोग्राम लिया, प्री का एक बैच लिया जिसमें क्वेश्चंस करवा देते। तो मेरे प्री में इस बार काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स आए 133। जब 133 मार्क्स आए तो कॉन्फिडेंस अपने आप में काफी ज्यादा बढ़ गया। फिर मैं यहाँ जयपुर आया, जयपुर आके मैंने बात करी कि कैसे ऑनलाइन कोचिंग वगैरह का क्या है यहाँ पे प्रैक्टिस प्रोग्राम का। ऑफलाइन का तो मेरे को पता था कि गोपालपुरा पे क्लासेस लगती हैं, लेकिन मैं घर रहता था 2 साल, तो मेरे को ऑनलाइन क्लास लेनी थी। फिर सर ने मेरे को एक बुक बताई यहीं पे रिसेप्शन में कि यहाँ हमने इस साल बुक लॉन्च करी है, इस बुक को आप ले जाइए। एमसीक्यूज की बुक थी वो, जिसके अंदर गेट के भी क्वेश्चन थे लेकिन वो 1 लाइनर क्वेश्चन थे। तो उससे मेरे को काफी हेल्प मिली। वो बुक मैंने पूरी लगाई और मैं आपका प्रैक्टिस प्रोग्राम फॉलो करता था। तो जब मैंने पेपर दिया तो आप यकीन मानिए कि पेपर के अंदर मेरे को प्रैक्टिस प्रोग्राम से ही पूरे क्वेश्चन मिल गए। हालांकि वो एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन उसी के कंसेप्ट के सॉल्यूशन पे वो सब कुछ उसमें से ही मिल गया मेरे को। तो इस बार मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए, 223 मेंस के अंदर मार्क्स है मेरे। 223 इधर और 133 उधर। हाँ, जो 223 मार्क्स वो हैं अभी, तो वो फिर उसके बाद वो मार्क 12 वाले क्वेश्चंस हुए हैं ना अभी, तो वो ज्यादा बढ़ के आ रहे होंगे मेरे। अप्रोक्स 260 के मार्क्स अप्रोक्स बैठ रहे होंगे मेरे। तो ये मेरे मार्क्स मेंस के मार्क्स हैं। तो टोटल करके मेरे मार्क्स 352 वैसे बैठ रहे थे, लेकिन मार्क बोल करके शायद अभी ज्यादा आएंगे क्योंकि अभी फाइनल आंसर भी रिलीज नहीं हुई है। तो ये मेरा रिजल्ट था। फिर उसके बाद मैं आपसे कांटेक्ट में आया कि मुझे बताना है कि किस तरीके से, जैसे मैं फेलियर देखा और फेलियर देख के जो काफी लोग नहीं देख पाते कि क्या गलती कर रहे हैं हम, तो वो मैंने सोचा कि मैं आपके पास आके बताता हूँ कि लोग अपनी जर्नी में क्या क्या गलती करते हैं। तो मुझे एक चीज आप बताएं यहाँ पर कि ऐसी कौन सी चीज आपको ऐसी लगी इन 2 सालों के अंदर जिसमें आपको लगा कि यार अब मेरा तो निकल जाएगा, बस ये कहीं 1 या 2 नंबर से रह रहा है? कब ऐसा लगा? मेरे को ये ऐसा लगा जब पिछली साल मैंने मेंस दिया तब मेरा 5 नंबर से रहा था। तब मेरे को लगा कि मैंने सिर्फ एक गलती करी है छोटी सी, मैंने हाई लेवल का पढ़ लिया है। तब मेरे को लगा कि अगली साल जब मैं एग्जाम दूंगा ये गलती सुधार लूंगा तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि ये जो आपने बात कही ना, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम क्लास में अभी भी मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों का ये रहता है कि सब जानना है। कब, कहाँ, कैसे, कौन सी चीज आई है, कैसे आए, ईच एंड एवरी डेरिवेशन, सारे फॉर्मूले कहाँ से बने। वो आपने इतने पेपर दिए, पेपर जो क्वालिफाई किया, उसके बाद एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको क्या लग रहा है कि ये इतनी सारी चीजें जाननी जरूरी है? नहीं, इतनी सारी चीजें जाननी बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं भी पहले यही गलती कर रहा था जब मैं रिटर्न एग्जाम देता था, रिटर्न एग्जाम होता है एसएससी का, तो उसके बाद मैंने यही गलती करी थी कि मैं सब चीज करता था। डेरिवेशनों को पेपर के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये चीजें प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मेंस में उनका कोई रोल ही नहीं है। एसएससी के अंदर सीधा क्वेश्चन आएंगे, हालांकि 10 या 12 न्यूमेरिकल आएंगे जो बड़े लेंथी न्यूमेरिकल होंगे, बाकी फैक्चुअल डेटा पे आएगा सारा पेपर। तो आपको वो फैक्चुअल डेटा ग्रैब करना है और वो जो फैक्चुअल डेटा आपके नोट्स वगैरह में लिखवाए थे आपने, वो सारे फिर मैंने वही फॉलो किया जो आपके प्रैक्टिस प्रोग्राम में आप जब कोई क्वेश्चन कराते थे तो उसके सॉल्यूशन में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी फैक्चुअल डेटा होता था, जैसे आरसीसी के अंदर बता देता हूँ, जैसे आरसीसी के अंदर एक एक्सयू लिमिट का कोई क्वेश्चन था तो आप एक्सयू लिमिट के तीनों डेटा लिखाते थे। एक्सयू लिमिट इक्वल टू 0.53D, 0.480, 0.460, FE415, FE550। तो इस तरह का क्वेश्चन उसके अंदर सीधा आता है कि FE415 का ये है, उसका एक्सयू लिमिट निकालना है। तो उसके लिए आपको डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन आप याद करोगे और डेरिवेशन फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने वहां लगोगे तो आपका टाइम भी बहुत ज्यादा जाएगा। ये मेरे साथ हुआ था पिछली साल जब मैं मेंस में रह गया था। वहां मैं डेरिवेशन से फॉर्मूले डिराइव कर रहा हूँ और फिर उनको पुट कर रहा हूँ वैल्यूज, तो मेरा टाइम भी काफी ज्यादा था। इस बार मैं सारे फॉर्मूले एकदम फिंगर टिप्स पे याद करके गया था ताकि मेरे को टाइम कम लगे। मतलब आपने सिर्फ फोकस किया कि मैं फॉर्मूले और जितने फैक्चुअल डेटा उनमें से कोई कुछ भी ना भूलो, और भले डेरिवेशन भूल जाऊं चलेगा। डेरिवेशन भले भूल जाऊं चलेगा, क्योंकि मेरे को एसएससी का एग्जाम क्रैक करना था। एसएससी के एग्जाम में डेरिवेशन का रोल कोई नहीं रहता, हालांकि 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं वो, और वो यदि नहीं भी किए तो भी कोई दिक्कत नहीं बात। तो आपके पास 98 क्वेश्चन बच रहे हैं टेक्निकल के, 98 क्वेश्चन करिए आप उन 2 क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करोगे तो आपके जो 98 है उनमें से उन 2 क्वेश्चन के चक्कर में आपके 10 क्वेश्चन और रह जाएंगे, तो उससे आपका फिर लॉस ही हुआ। क्योंकि क्वेश्चन तो सब एक ही नंबर के है ना, छोटा हो या बड़ा हो। अभी कुछ स्टूडेंट है, अभी जो एग्जाम है लाइनअप 2025 का जो राजस्थान जेईई का जो 22 फरवरी को होने वाला है,
उसके लिए क्या लगता है बच्चों को किन चीज पर ध्यान देना चाहिए? उसके लिए सबसे जरूरी है अपने बेसिक क्लियर करें, बेसिक नोट्स। ओके। नोट्स के अंदर भी अपने सीधा जो फाइनल वैल्यूज आ रही है फॉर्मूलेज की, वो याद करनी जो है। फैकल्टीज लिखवाते भी हैं, जो फैकल्टी लिखवाते हैं और बॉक्स बनवा देते हैं कि और बता देते हैं कि यही फॉर्मूला एग्जाम में सीधा सीधा आएगा। जैसे कि सॉइल के अंदर, आरसीसी के अंदर मैं क्वेश्चन बताऊं तो आरसीसी के अंदर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर आ सकता है तो ये आएगा कि बॉन्ड स्ट्रेस निकालिए, तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है टॉप बीडी इक्वल टू 0.87 F5 5/4 टाउ बीडी। बॉन्ड लेंथ वाला 0.87 डेवलपमेंट लेंथ वाला, जो डेवलपमेंट लेंथ वाला फॉर्मूला होता है, 0.87 तो F5 उसके अंदर 5/4 तो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर हाँ ये चीज बच्चे करना भूल जाते हैं कि उस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसको याद नहीं करते। कि जैसे अगर माइल्ड स्टील की जगह Fe415 आएगा तो टाउ बीडी का वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी आपको। अगर वो कंप्रेशन जोन का क्वेश्चन हुआ तो आपको उसके अंदर 60% 25% वो फैक्टर लगाना होगा, फैक्टर लगाकर चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज बच्चे करना भूल जाते हैं और क्वेश्चन वहां पे देख के कि ये मतलब आप ये बोल रहे हो कि फॉर्मूला रट लिया, फिर उसके अंदर और भी जो चीज ध्यान देनी थी उस पर नहीं दिया, वो डेरिवेशन पे ध्यान दे रहे कि वो रिलेशन कैसे आया। हाँ, तो बच्चे क्या करते हैं कि बुक लगाते हैं कहीं से भी कोई पीडीएफ आई, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आया, उसको लगाते हैं और सोचते हैं कि यार ऐसा क्वेश्चन आएगा। वो क्लास में ध्यान नहीं देते, वो क्लास में ध्यान नहीं देते कि सर ने ये बताया था कि अगर कंप्रेशन जोन में क्वेश्चन पूछता है तो ये फैक्टर लगेगा, अगर Fe415 या Fe550 का क्वेश्चन पूछता है तो ये फैक्टर लगेगा। अब जो मैं आपकी एक बात और समझ पा रहा हूँ कि जो बच्चे आज के उनको ये भी लग रहा है कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं यही आ जाएंगे, ये जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ तो वो सिर्फ किस्मत है। हाँ। बस हाँ, उसी से मिलता जुलता, उसी कंसेप्ट से मिलता जुलता, उसी के आसपास का इर्द गिर्द का क्वेश्चन आएगा। हाँ, यही तो बात है कि अगर जब आपको क्वेश्चन कर रहे हो वहां पे तो उस क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, उसके सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए आपको कि उसका सॉल्यूशन किस हिसाब से आ रहा है क्वेश्चन का, और वो सॉल्यूशन कहाँ तक लेके जा रहा है हमको चीजों को, उस चीज में क्या क्या चीज चेंज हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया डेवलपमेंट लेंथ का, ऐसे ही काफी क्वेश्चन सॉइल के अंदर भी होते हैं, सोम के अंदर भी होते हैं। जैसे सोम के अंदर अगर इस साल मेंस में आया था, काफी बच्चों ने वो क्वेश्चन गलत कर दिया, कैंटिलीवर बीम में लोड अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। एग्जैक्टली, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब लोगों ने वो वर्ड पे फोकस नहीं किया, अपवर्ड डायरेक्शन। उन्होंने कहा कि कैंटिलीवर बीम मतलब टेंशन टॉप पर आएगा और इन्फोर्समेंट भी टॉप पर लगेगा, तो वो चीज वहां गलती हो जाती है। ये चीज रवि सर काफी बार बताते हैं, रवि सर क्लास के अंदर ये नोट्स के अंदर क्वेश्चन कराया भी हुआ है कि अपवर्ड अगर लोड लग रहा है तो सीन चेंज हो जाएगा पूरा। जबकि क्या है ना, वो जो अपवर्ड वाला जो केस है वो रियलिटी में देखने को नहीं मिलता। तो क्या होता है कि और वो क्लास में तो सर ने करा दिया, लेकिन उसका क्वेश्चन कभी मिलेगा ही नहीं आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो रियलिटी में नहीं होती, लेकिन क्लास में वो चीजें पढ़ाई जाती है जो भले रियलिटी में ना हो, लेकिन क्वेश्चन में कैसे घुमा दिया जा सकता है। तो अब क्या होता है कि फैकल्टी जब क्लास में पढ़ाती है तो वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से और क्या बन सकता है, भले ही बनाना हो, बन क्या सकता है, लेकिन क्या बना नहीं है। इस वजह से बच्चे को लगता है कि जब प्रैक्टिस करते हैं तो आज तक मिला नहीं, अरे सर तो बोल रहे थे, आता नहीं है। यही सोचते हैं और ये सोचते हैं कि क्यों अपना दिमाग एक्स्ट्रा खर्च करें, आंसर तो अपना निकल ही गया, अब क्यों सर की बातें सुने। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ज्यादातर लड़के क्या करते हैं कि आंसर निकल गया, उसके बाद जो सर फालतू की बात बता रहे हैं सर, अपना मोबाइल चलाने लग जाते हैं, किसी का मैसेज आया रिप्लाई देने लग जाते हैं। तो उन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि उनको लग रहा है कि सर अभी फालतू की बात बता, मेरा काम हो गया, मेरे काम की बात हो गई। जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि ये आंसर तो बुक के अंदर भी लिखा हुआ था, ये तो मैं वहां से पढ़ सकता था, मैं क्लास क्यों ले रहा हूँ कि एक्स्ट्रा नॉलेज मेरे को कुछ मिले, सर का जो एक्सपीरियंस है एग्जामों के लिए, जो क्वेश्चंस के लिए एक्सपीरियंस है वो मैं गेन कर सकूं। तो वहां ये मैंने इस बार मेंस में फॉलो किया। ऑफलाइन में यदि जो बच्चा पढ़ रहा है और जो ऑनलाइन में पढ़ रहा है, उन दोनों को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? सर ऑफलाइन के अंदर और ऑनलाइन के अंदर मेजर डिफरेंस यही है कि ऑफलाइन अगर आप आ रहे हो तो आपका फोकस क्लास में बना रहेगा, आप बीच में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको पढ़ना ही होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप टीचर सामने पढ़ा रहा है आप मोबाइल चला रहे हो। ऑनलाइन के अंदर ये डिफरेंस हो जाता है कि क्लास सामने चलती रहती है, आजकल हर कोई लैपटॉप में लेता है या फिर टैबलेट में लेता है क्लासेस, हाथ में उनके मोबाइल रहता है। तो जब स्टूडेंट अपने हिसाब से सोचता है, टीचर के साथ नहीं सोचता, वो अपने हिसाब से सोचने लग जाता है कि जब मुझे लगेगा कि ये मेरे को चीज पढ़नी है तो ही मैं क्लास पे ध्यान दूंगा, वरना मैं मोबाइल चलाऊंगा या किसी का बीच में मैसेज आ जाएगा। आपने अभी ऑनलाइन कोर्स भी लिया और ऑफलाइन भी पढ़ा, तो आपको पता होगा कि ऐसा होता है। ऐसा होता है, जैसे कि मैंने सोम पढ़ रखी है, अब मेरे को लगता था कि यार ये जैसे SFD PMD का टॉपिक जब स्टार्ट होता था, अरे इसमें क्या ध्यान देना, ये तो मेरे को आता है, मैं मोबाइल चला लेता हूँ। फिर आगे जब इसके अंदर डिफ्लेक्शन सिखाएंगे सर, जब देख लूंगा मैं, जब स्लोप पढ़ाएंगे जब देख लूंगा मैं, तो ऐसे करके बीच में क्लास मिस कर देते थे। अच्छा, लेकिन तुम्हारे साथ हुआ है? मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, तभी तो मैं पिछली बार हो रह गया था। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैंने चीजें अपने आप में सुधारी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अगर सिलेक्शन लेना है, सेल्फ कंट्रोल ऑनलाइन में ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए।
ओके क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज के लिए मैं देखता हूँ, देखिए ऑनलाइन कोर्सेज है बहुत अच्छा चीज कि आपको घर से आना नहीं है, घर के एनवायरनमेंट में रहो। लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो स्टूडेंट, मुझे पर्सनली लगता है कि ऑनलाइन कोर्स इज नॉट फॉर एवरीवन। हाँ जी, ऑनलाइन कोर्स उन स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नहीं है जिनका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जिनके ऊपर पेरेंट्स या कोई एल्डर जब ध्यान नहीं दे रहा है या उनका खुद पर भी कंट्रोल नहीं है, तो ऑनलाइन कोर्स उनको उतना बेनिफिट दे नहीं सकता बिकॉज खुद का कंट्रोल है नहीं। आपने कोर्स ले लिया, आपको सर पढ़ा रहे हैं, सर ने कहा चलो अब ये अपना पूरा का पूरा पार्ट देखते हैं, यहाँ से आप समझते हैं कि पार्ट क्या है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से थोड़े कम बनते, जैसे ही कम बोला सर ने तुरंत पॉज लगाकर आगे बढ़ गए। हाँ सही। और 2x में देखते कई लड़के, लाइव तो देखते भी नहीं है, 2x में देखेंगे 2x स्पीड करके। अब 2x स्पीड करके समझ में तो आ रहा है, लेकिन माइंड की इतनी कैपेसिटी थोड़ी है, माइंड तो स्टोर कर ही नहीं पाएगा। अपने को लगेगा अपने सारा नोट्स बना लिया। इट इज जस्ट लाइक एक बॉटल है, उस बॉटल में आप पानी डाल रहे हो तेज से, तो कुछ तो पानी जाएगा अंदर, लेकिन कुछ तो बाहर भी जाएगा, और जितना पानी अंदर गया शायद उससे प्यास ही ना बुझे। तो 2x की ये बड़ी गलती होती है कि 2x पे देखते हैं। और मेरा मानना ये है कि पहले आप ऑफलाइन कोचिंग कर लीजिए, फिर आप ऑनलाइन कोचिंग करिए। अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, कोई आ नहीं सकता, तो वो तो उसकी एक मजबूरी है, वो तो ऑनलाइन ही करेगा। लेकिन अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है और वो आ सकता है कोचिंग डेली, तो उसको पहले ऑफलाइन ही करनी चाहिए। ये हम भी सजेशन देते हैं, बिकॉज क्या है कि एक बार यदि आपने चीजों को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पढ़ लिया, सो उसके बाद आपको सिर्फ अपने आप को यदि कभी जरूरत पड़ी, तो वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो आपको सिर्फ फिनिशिंग टच की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा ये है कि या फिर आप जैसे अभी हम लोग एक कोर्स और भी करवाए थे रिवीजन वाला, है ना, तो अभी आरआरबी का 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, तुम्हें याद भी है डेट। तो मिशन 70 एक बैच चालू हमने किया, तो उसमें हम लोग क्या करा रहे हैं कि रिवीजन करा रहे हैं और क्वेश्चंस, मतलब 5 डेज में 6 डेज में एक सब्जेक्ट खत्म कर रहे हैं और उसका रिवीजन एक दिन में 2 सब्जेक्ट चल जाते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने पहले कर रखा है, जिन्होंने ऑफलाइन बैच खास करके, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो अब क्या होता है कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये कोर्स कम में मिल रहा है, तो मेरे को इसमें सब मिल जाएगा। तो वो ये इस चीज पर ध्यान नहीं देते कि ये कोर्स किस चीज के लिए है। उसी तरह से ऑनलाइन जो एजुकेशन है, वो ऑनलाइन एजुकेशन को एडॉप्ट करना आपके ब्रेन के लिए भी बहुत जरूरी है। ब्रेन कई बार कर नहीं पाता। अब जैसे आपने बताया फोन पर व्हाट्सएप पर मैसेज आया, तो मैसेज रिप्लाई पहले होगा, सर का वीडियो तो पॉज होकर कल भी देख सकता हूँ। तो और एक मेजर ये और है कि लड़के मेरे से बोलते हैं कि तेरा स्ट्रक्चर अच्छा है, सूम अच्छा है, आरसीसी अच्छा है। वो इसलिए ही अच्छा है क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी, क्योंकि स्ट्रक्चर के लिए आपको पिक्चर माइंड में इमेजिन करनी होगी। और पिक्चर माइंड में इमेजिन तभी होगी जब आपका फुल फोकस जो टीचर बोल रहा है, आपको जो टीचर बता रहा है उस पे रहेगा। क्योंकि जैसे बीम है, बीम के अंदर सैगिंग हो रही है, हॉगिंग हो रही है, किस तरीके से डिफ्लेक्शन आ रहा है, कहाँ उसमें रिइंफोर्समेंट लग रहा है, वो ऑनलाइन के अंदर इमेजिन करना हार्ड है थोड़ा। लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो, जो ऑफलाइन में पढ़ाते हो वैसा ही आप पूरा पढ़ाते हो। लेकिन बच्चे की तरफ से गलती रह जाती है, बच्चा पूरा फोकस नहीं करता, फिर वो सारी लाइफ स्ट्रक्चर से भागता है कि यार आरसीसी से डर लगता है, यार सोम से डर लगता है, बीएमसी आसान लगती है, सोइल आसान लगती है, क्योंकि उसमें याद करना है। और उसमें याद करने लायक जब तक आप इमेजिन नहीं कर पाओगे चीजें याद ही नहीं होंगी। तो ये चीज था। आरसीसी सब्जेक्ट ऐसा भी था कि इवन मेरे कॉलेज में भी मुझे ना आरसीसी सब्जेक्ट ऐसा लगता था कि यार ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो जब मैंने सीखा तो मुझे आरसीसी सब्जेक्ट ही सबसे अच्छा लगा। सोम के साथ मुझे आरसीसी सब्जेक्ट ऐसा लगता था कि क्यों है ये सब्जेक्ट इस तरह का, क्योंकि इस सब्जेक्ट का कोई ना सिर पैर नहीं है। कि जैसे होता ना कि इतना बेस करोगे तो फिर उसके बाद ये पहुंचेगा। आरसीसी में यू हैव टू डिजाइन। अब डिजाइन में जैसे आपने किया होगा कि सबका डिजाइन सही है, किसी ने कोई भी डायमेंशन लिया सबका सही है, लेकिन ऐसा किसी और सब्जेक्ट में होता नहीं है कि जिसने एक अप्रोच फॉलो किया उसी का आंसर सही होता है। जैसे सोम में आपने एसएफडी बीएमडी यदि आपने गलत अप्रोच से बनाया तो सही नहीं बनेगा। लेकिन आरसीसी में ऐसा नहीं है, आपने कोई भी डायमेंशन लेकर डिजाइन किया आपका भी सही हो सकता है, सबका सही हो सकता है। तो इस वजह से मेरे साथ भी प्रॉब्लम था, लेकिन फिर मैंने जब चीजें समझा तो मुझे लगा सबसे आसान सब्जेक्ट ही है। मेरा भी यही है, मेरे को आरसीसी और सोम दोनों सबसे आसान लगते हैं और ये सारे स्टूडेंट को सबसे हार्ड लगते हैं। ओके, यही। तो अब आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में ऐसे बेसिक चेंज होने वाले हैं गवर्नमेंट इंजीनियर बनने के बाद? जब आप सीपीडब्ल्यूडी ज्वाइन करोगे उसके बाद सोशली तौर पर भी बताना, अपने फ्रेंड सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना कि क्या चेंज आपको लग रहा है। सर बेसिक चेंज तो सबसे पहला चेंज ये होगा कि जो लोग सोचते थे कि ये ऐसे ही है, ये कुछ नहीं करता। अच्छा। क्योंकि मैं किसी को ऐसे बताता नहीं था कि मैं कभी 2 नंबर से रहा हूँ, 5 नंबर से रहा हूँ ना। बैक ऑफ दी डोर मेरे कोई देखता था कि ये कितनी तैयारी कर रहा है। फैमिली के अलावा फैमिली के अंदर भी जो पिताजी और माँ जी और भाई बहन, इनके अलावा कोई किसी को नहीं पता था कि ये पढ़ता भी है या क्या करता है। सब ऐसे ही सोचते थे यार ये ऐसे ही फालतू गिरदी करता होगा, ये क्या करता होगा। तो अब उनको लगेगा कि हाँ ये कुछ मेहनत करता था और अब इसने कुछ कर लिया है जीवन में। वरना सब ऐसे ही कहते कि और
बस बढ़िया। अच्छा, तो आप ये जो 4 साल थे घर पे ही रहे? हाँ सर, मैं 2020 के बाद सीधा घर आ गया था, क्योंकि मेरे को ऑफलाइन कोचिंग करने की कोई नीड नहीं थी। मैं यहाँ से ऑफलाइन कोचिंग कर गया था। ये एक बेनिफिट रहा मेरा कि मैं पहले ही ऑफलाइन कोचिंग कर गया था, क्योंकि अगर मैंने उस टाइम पे ऑफलाइन कोचिंग ना की होती तो 21 में बंद रही थी कोचिंग है पूरी, आधी 22 में बंद रही थी कोचिंग है। तो इस वजह से मैं फिर ऑफलाइन कोचिंग में लेट भी हो जाता। तो एक ये डिसीजन जो मेरे भाई ने मेरे लिए लिया वो अच्छा डिसीजन था कि मैंने ऑफलाइन कोचिंग उसी टाइम पे कर ली थी। वरना फिर आप लगाइए मैं 22 में ऑफलाइन कोचिंग अपनी स्टार्ट करता। तो 4 साल जो थे आप घर में ही रहे? हाँ, घर ही रहा मैं। तो फिर जब घर में रहते थे तो आपके पेरेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपसे आके पूछते होंगे बेटा क्या ज्वाइन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, या सबको पता था कि ये तैयारी कर रहा है, कर लेगा? नहीं, पूछते, कुछ को लगता था कि ये कर लेगा और कुछ मुंह पे तो नहीं बोलते थे, लेकिन मन में सोचते थे कि ये ऐसे ही फालतू गर्दी कर रहा है। आपने सुना है कि किसी ने बैक एंड पर कभी कहा हो? हाँ, मैंने काफी लोगों का सुना है, अभी नाम नहीं लूंगा और तो मैंने लेना भी नहीं। देखिए क्या है कि कहीं ना कहीं उन चीजों ने आपको ना एक अंदर से मोटिवेट किया कि यार मुझे ना इनका सबका मुंह बंद कराना है। मुझे हुआ फायदा हमारा, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हमारे लिए एक वो बोल सकते हैं ना कि उन्होंने एक ऐसा ऑब्स्टिकल लेकर आया कि हमने कहा इस ऑब्स्टिकल को क्रॉस करेंगे, उसकी वजह से हमारा एग्जाम भी निकल गया। तो इट इज नॉट ऑलवेज लाइक कि किसी की कही हुई बात हमारे लिए नेगेटिव हो जाती है। हम उसको पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं। और फिर काफी जगह से नेगेटिविटी मिलती थी, जैसे कुछ रिलेटिव्स होते थे जो कहते थे कि ये क्या कर रहा है, इसको घर पे क्यों रख रखा है तुमने, इसको दिल्ली भेजो। कुछ लोग कहते थे कि दिल्ली भेजो। तो मोदी जी भी दिल्ली चले गए थे तो बोले इनको दिल्ली भेजो। कुछ लोग बोलते थे कि नॉन टेक की तैयारी करवा दो। लेकिन इस चीज में मैं अपनी बहन को काफी देना चाहूंगा क्रेडिट कि उसने मेरे को कभी भी नॉन टेक के लिए नहीं बोला। और जब भी मेरा मन कोई कहता था मेरे से नॉन टेक में जा, तो कोई मुझसे कहता था तो मैं सोचता था यार सच में क्या पता मेरे में काबिलियत ही नहीं है टेक्निकल के लायक, मैं नॉन टेक में जाऊं। तो इस चीज़ में मेरी बहन को मैं काफ़ी क्रेडिट देना चाहूँगा कि उसने मेरे को हमेशा रोका नॉन टेक में जाने से, और हमेशा बोला कि तू टेक्निकल में ही कर, तू इतनी आगे आ गया है, तू आगे कर लेगा। तो उस वजह से मेरा इस बार ये लगा लीजिए लास्ट टाइम जब मैं फेल हुआ 4 जनवरी को 2024 में जो रिजल्ट आया, तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं नॉन टेक में ही जाऊँगा। लेकिन मैंने मेरी बहन से बात करी, बहन को मैंने डिसीजन बताया कि मैं नॉन टेक में जा रहा हूँ। आपकी सिस्टर ने भी यहीं से क्लासेस ली थी। वो भी RRB जेईई में पटियाला में है। तो उसने मेरे को बोला कि नहीं तू ये सबसे गलत डिसीजन ले रहा है इतना आगे आके नॉन टेक में जाने का, तो नॉन टेक में बिल्कुल मत जा, तू टेक्निकल की तैयारी करता। मैंने उससे बोला कि क्या पता SSC की वैकेंसी कब आएंगी। उसने बोला कभी भी आए तू तैयारी करता रहे, जब एग्जाम होगी तब तू निकाल लेगा। तो यदि वैसे देखा जाए तो मोरली तौर पर आपकी सिस्टर आपकी मेंटोर थी? हाँ, सिस्टर थी। और मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, वो मेरे को काफी मोटिवेट करते आए हैं। नेगेटिविटी मिलती थी जगह से, लेकिन मैं जब भी उनसे बात करता था तो मेरे को हमेशा पॉजिटिविटी मिल जाती थी। तो फिर मैंने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना लिया था अपना कि नेगेटिविटी तो दूर दूर तक ही रहेगी, हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी। या तो मैं अपने 2 दोस्तों से बात करता था या अपनी मैं बहन से बात कर लेता था, ताकि मेरे को पॉजिटिविटी मिलती रहे। और भाई बीच बीच में मेरे को गाइड कर देते थे, क्योंकि उन्होंने मेरे से पहले गेट का एग्जाम वगैरह क्लियर किया हुआ था, तो वो मेरे को गाइड कर देते थे कि किस हिसाब से अप्रोच आगे ले जानी है। जैसे उन्होंने मेरे को एक चीज बताई थी, उन्होंने मुझसे बोला था कि वो चीज तू एक्स्ट्रा कर जो तू पिछले साल नहीं कर पाया, क्योंकि तभी तो तेरे मार्क्स बढ़ेंगे। वरना अगर तू कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेगा, पिछले साल जैसे ही प्रिपरेशन करोगे तो मार्क्स तो शायद सेम रहे या कम भी हो सकते हैं। तो वो चीज मैंने इस बार एक्स्ट्रा करी, तो उस वजह से मेरे को वो एक एडवाइस अच्छी मिली। तो ये मेरे भाई बहन और मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी वजह से मेरा मोटिवेशन काफी हमेशा हाई रहा और मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहा। तो आपसे बात कर काफी अच्छा लगा, है ना। बहुत टाइम के बाद मैं एक ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ जिनको मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, बिफोर कोविड। क्योंकि कोविड के पहले तो ऐसा लगता है एक दुनिया अलग ही थी, है ना, उसके बाद से एक दुनिया अलग है। सो आज हमारे साथ पर हमारे एक बहुत पुराने स्टूडेंट थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया, और इन्होंने SSC JEE में CPWD डिपार्टमेंट इन्हें मिला है। बहुत जल्द जाकर ये आपके घर के पास की सड़कें, आपके घर के पास के ब्रिजेस और सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही और किसी स्टूडेंट के साथ, और आपके साथ शेयर करते हैं उनके व्यूज़ और उनके ओपिनियन और उनके सजेशंस आपके लिए। तो जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग के साथ। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.